दोस्तों, मेरा नाम शाहीन परवीन है। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। इसमें हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हिंदी साहित्य का काल, परंपरा और विभाजन आदिकाल को हमने स्टार्ट किया था। उसमें हम सिद्ध, जैन, नाथ और रासो साहित्य कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य कंप्लीट करेंगे। जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर से जो तैयारी करना चाहता है, प्लीज़ वो मेरे चैनल पर विजिट करें। हिंदी सब्जेक्ट से हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए विजिट करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल का सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। और जिसको भी हिंदी साहित्य इतिहास याद करने में दिक्कत आ रही है, उसको इस वीडियो में पढ़ाना नहीं बल्कि याद करना भी सिखाऊंगे कि किस तरीके से हम किस भी चीज़ का ट्रिक बना के और कैसे हम उसको याद कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक कितना हम उसको याद रख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लौकिक साहित्य से भूमिका। जिस साहित्य का उद्देश्य आम लोगों का मनोरंजन करना है, जिसका प्राचीन रूप बात साहित्य है। इसमें निम्नलिखित रचनाएं आती है, जैसे जयचंद्र प्रकाश की है भट्ट केदार, ऐसे जयमेंग जस चंद्रिका की है मणि मधुकर, मैंने याद करवाया था, मैं से मयंक और मैं से मणि मधुकर। संदेश राशक अब्दुल रहमान, ढोला मारूरा दुहा कुशल लाभ, बसंत विलास अज्ञात, जिसका पता नहीं है, मतलब इसका कोई रचयिता पता ही नहीं है बसंत विलास का। अमीर खुसरो पहेलियाँ लिखी, विद्यापति पदावली लिखी है। संदेश रासक सबसे पहला पढ़ेंगे। संदेश रासक जो स्टार्ट हुआ है वो सबसे पहले 12वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ है। ये मेन याद रखना है। इसके रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान है इसके रचयिता। यह रचना कालिदास की मेघदूत परंपरा को आधार बनाकर लिखी गई, यानी जो संदेश रासक जो परंपरा है वो कालिदास की मेघदूत परंपरा को आधार बनाकर लिखी गई है। इसकी कहानी 3 भागों में है, मिलन, वियोग, पुनर्मिलन। इसमें कुल 223 छंद है और 84 रासक छंद है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट याद करने की यही चीज़ है कि ये 12वीं शताब्दी में अब्दुल रहमान ने रचयिता है। इसके कालिदास की मेघदूत परंपरा को आधार बनाकर लिखी गई है। कहानी 3 भागों में प्रकाशित है, मिलन, वियोग, पुनर्मिलन। बाकी ये 223 छंद है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, लेकिन फिर भी अगर डीपली पढ़ना चाहते हो तो 223 छंद याद रख सकते हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का पहला कवि माना है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि किसको माना है? अब्दुल रहमान को माना है। जैसे राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को माना है, जैसे गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। इस तरीके से जितने भी हिंदी के पहले कवि हैं वो सारे हमको याद रखने हैं। हिंदी के पहले मुसलमान कवि माने जाते हैं अब्दुल रहमान। इसके बाद आगे पढ़ते हैं ढोला मारूरा दुहा। ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है? कुशल लाभ या कवि कल्लोल। इसमें ढोला मारूरा तथा मारवणी की प्रणय गाथा आबद्ध है। पुंगल राज्य में अकाल पड़ने पर राजा पिंगल अपने परिवार के साथ जयपुर नरेश नल के यहाँ आते हैं। मारवणी की माँ को ढोला 3 वर्ष बहुत प्यारा लगता है, यानी ढोला की उम्र कितनी बताएगी इसमें? 3 वर्ष। ऐसे ही इसलिए मारवणी के 1.5 वर्ष का विवाह ढोला के साथ करवा देती है, यानी ढोला और मारवणी का विवाह हो जाता है। जब परिस्थितियां सही होती है तो पिंगल राजा अपने राज्य लौट आते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है ढोला अपने विवाह को भूल जाता है, परंतु मारवणी को याद रहता है। बड़े होने पर ढोला का विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी से होता है। अब वो मारवणी थी और ये मालवणी है, इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा आपको। ये मालवणी है और वो मारवणी थी। मारवणी ढोला को जो संदेश भेजती है वो संदेश मालवणी को मिलता है, परंतु जब जब गडरी के हाथ संदेश भेजती है तो ढोला को मिलता है और उन्हें विवाह की याद आ जाती है और वो मारवणी को लेने चले जाते हैं। अब तक इस रचना के कितने संस्करण मिल चुके हैं? 4 संस्करण मिल चुके हैं, ये हमको याद रखना है। सबसे पहला संस्करण है दूहो वाला संस्करण, जो मूल संस्करण है, और दूहो वाले के बीच बीच में कुशल लाभ की चौपाइयों वाला संस्करण है। तीसरा है दूहो वाला तथा बीच बीच में गद्यांशों वाला संस्करण है, और चौथा है दूहों वाला, चौपाइयों वाला और गद्यांशों वाला संस्करण है। याद रखना है आपको ये चारों संस्करण। इसके बाद पढ़ेंगे हम बसंत विलास, नहीं, दूहों वाला संस्करण, चौपाइयों वाला, गद्यांशों वाला संस्करण। उसके बाद 1934 में इस रचना का पुनः संपादन नागरी प्रचारिणी सभा काशी से श्री राम सिंह, सूर्यकरण पारिक और नरोत्तम दास स्वामी ने किया था। ये आपको तीनों याद रखने हैं कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी से श्री राम सिंह, सूर्यकरण पारिक और नरोत्तम दास स्वामी ने किया था। द्विवेदी ने इस रचना को हेमचंद्र के शब्दानुशासन तथा बिहारी के बिहारी सस्से के मध्य की कड़ी माना है, यानी ढोला मारूरा दुआ को हेमचंद्र के शब्दानुशासन और बिहारी सत्सई, हेमचंद्र के शब्दानुशासन और बिहारी सत्सई के मध्य की कड़ी माना है। किसको? ढोला मारूरा दुहा को।
इसके बाद हम पढ़ेंगे बसंत विलास। बसंत विलास के रचयिता कौन है? रचयिता अज्ञात, जिसका पता ही नहीं है, यानी रचयिता हम नहीं जानते। इसमें बसंत ऋतु के मादक सौंदर्य का वर्णन किया गया। इसको ये याद रखना, कुल इसमें 84 श्रृंगारिक दोहे हैं। बसंत विलास कैसी रचना है? एक श्रृंगारिक रचना है, ये हमको याद रखनी है। द्विवेदी ने श्रृंगारिक दोहों में इस रचना को ढोला मारूरा दुहा और ब्यारी ससे के मध्य की कड़ी माना है। इसका सबसे पहले संपादन केशव राय हर्षद राय ध्रुव ने किया। केशव राय हर्षद राय ध्रुव ने किया इसका सबसे पहले संपादन। और किसने करवाया था? तो हाजी मोहम्मद स्मारक से करवाया था। यानी बसंत विलास का संपादन किसने किया? केशव राय हर्षद राय ध्रुव ने, और हाजी मोहम्मद स्मारक से करवाया था। अगर दोनों में से ऑप्शन में आए तो केशव राय को ही चुनना है, और अगर केशव राय ऑप्शन में नहीं आए तब हाजी मोहम्मद स्मारक को चुनना है। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली ग्राम में 1255 ईस्वी में हुआ। इसका पूरा नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। इनके गुरु का क्या नाम था? निज़ामुद्दीन औलिया। ये अपने गुरु से असीम प्रेम करते थे। अपने गुरु की मृत्यु पर इन्होंने कहा था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यानी गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरोगर आपने रेन भई चौदेस। यानी ये जो दोहा है वो किसका है? अमीर खुसरो। यानी गोरी सेज पर कौन सोएगा? इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि सेज पर कौन सोएगा? अमीर खुसरो। कौन सोएगा? अमीर खुसरो सोएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं खुसरो हिंदी मुस्लिम समन्वित संस्कृति के प्रथम प्रतिनिधि थे। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। याद रखना है, खड़ी बोली से संबंधित कौन आता है? अमीर खुसरो आते हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? अमीर खुसरो थे। इन्होंने हिंदी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। और ये हिंदुस्तान के क्या कहलाए? तूती। ये भी याद रखना है, हिंदुस्तान की तूती किसको कहा जाएगा? अमीर खुसरो को। हिंदवी शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए किसने किया? अमीर खुसरो ने। खड़ी बोली के प्रथम प्रयोगकर्ता भी कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से याद रखना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। यानी अवधी भाषा का प्रथम कवि रामकुमार वर्मा ने माना है। इनकी रचनाओं में ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग मिलता है। इनकी रचनाओं में ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग मिलता है अमीर खुसरो की रचनाओं में। इन्होंने लगभग 99 व 100 रचनाएं लिखी, जिनमें से 5 प्रमाणिक हैं। खालिक बारी, ये अमीर खुसरो की रचना है। खालिक बारी ये पर्यायवाची क्या है? शब्दकोश है। इसमें उर्दू के शब्दों का हिंदी अनुवाद है। हालात कन्हैया और नजराना हिंदी, तीनों ही इनकी है। नूह सिफर, भारत की महिमा का वर्णन है नूह सिपहर के अंदर, ये भी अमीर खुसरो की है। नूह सिपहर भी, इसमें भारत की महिमा का वर्णन है। संगीत के क्षेत्र में खुसरो की अद्वितीय योगदान है। इन्होंने तराना गायन शैली दी, यानी अमीर खुसरो ने कौन सी शैली दी? तराना गायन शैली दी। इसके अलावा कव्वाली, गजलें, तबला, सितार, वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। खुसरो की रचनाओं का सबसे पहले संपादन 1918 में मोहम्मद रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से जवाहर खुसरवी नाम से किया। ये याद रखना है हमको। खुसरो की रचनाओं का सबसे पहले संपादन मोहम्मद रशीद अहमद आलम ने अलीगढ़ से जवाहर खुसरवी नाम से किया है। इसके बाद 1922 में ब्रजरत्न दास ने इनकी रचनाओं का संपादन किया। नागरिक प्रचारणी सभा काशी से खुसरो की हिंदी कविता नाम से किया। खुसरो ने मनोरंजनात्मक रचनाएं लिखी है। इंपॉर्टेंट है कि खुसरो ने मनोरंजनात्मक क्या लिखी थी? रचनाएं लिखी थी, जिनमें पहेलियाँ, मुखरियाँ और 2 सुखने प्रसिद्ध हैं। यानी पहेलियाँ, मुखरियाँ और 2 सुखने, ये सब क्या है? मनोरंजनात्मक रचनाएं हैं। बाकी जो दूसरी थी नूह सिपहर और ये सब क्या थी? ये दूसरी रचनाएं थी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं मनोरंजनात्मक रचनाएं कौन सी है? तो पहेलियाँ हैं, मुखरियाँ हैं और 2 सुखने हैं। ये सब मनोरंजनात्मक रचनाएं हैं। जैसे पहेलियाँ, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर थाल व फिरे, मोती न उसमें एक गिरे, यानी आकाश। ये क्या है? पहेली। ऐसे ही मुकरिया, मुकरिया में ना शब्द का प्रयोग मिलता है। इसमें कहकर मुकर जाती है, उसको कहते हैं मुकरिया, यानी कहकर मुकर जाना। जैसे मेरे अंदर में आवे, सोते मुझको आन जगावे, छेड़े फिरत विरह के अक्षर, ए सखी साजन ना सखी मच्छर। ये क्या है? मुकरिया। इसमें ना शब्द आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गई? मुकरिया हो गई। 2 सुखने, 2 सुखने 2 अलग अलग भाषाओं का एक साथ प्रयोग या 2 प्रश्नों का एक उत्तर इसमें आता है। यानी 2 प्रश्न होंगे लेकिन उसका उत्तर क्या होगा? एक ही होंगे, उसको कहेंगे 2 सुखने। जैसे पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों तू, क्यों? क्योंकि फेरा न था। ऐसे ही पथिक प्यासा क्यों, गधा उदास क्यों, तो लोटा न था। रोटी क्यों जली, विद्या क्यों भूली, क्योंकि फेरी नहीं थी, क्योंकि उसको रिवाइज नहीं की थी। और रोटी क्यों नहीं जली, क्योंकि उसको फेरी नहीं थी, यानी पलटी नहीं थी। इनकी रचनाओं में उक्ति वैचित्र्य का गुण मिलता है अमीर खुसरो की रचनाओं में।
इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्यापति। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ? बिहार के दरभंगा जिले के बिस्फी ग्राम में जन्म हुआ है। आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ शिव सिंह व कीर्ति सिंह दो व्यक्तियों के आश्रय में रहते हैं, शिव सिंह और कीर्ति सिंह के आश्रय में। सिंह के शिवशे के आश्रय में उन्होंने पदावली की रचना लिखी। माना जाता है कि शिव सिंह की रानी लखीमा देवी के कहने पर इन्होंने पदावली की रचना। पदावली पर मुख्य प्रभाव जयदेव की गीत गोविंद का पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। जयदेव की गीत गोविंद का है। पदावली का मुख्य प्रभाव जयदेव की गीत गोविंद का है, जबकि इस पर गौण प्रभाव किसका है? हाल कवि द्वारा रचित गाहा सत्सही या गाथा जो प्राकृत भाषा में रचित है। यानी जब इस पर गौण प्रभाव हाल कवि द्वारा रचित है, कहा सत्सही गाथा सप्तशती का है, जैसे प्राकृत भाषा में रचित है। पदावली की भाषा कैसी है? मैथिली। पदावली की भाषा कैसी है? मैथिली। ये आपको इम्पोर्टेंट है और याद भी रखनी है। यह गेय रचना है। यानी पदावली कैसी रचना है? गेय रचना है। विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार क्या है? पदावली है। इस रचना के बाद ये मैथिल कोकिल कहलाई। ये आपको याद रखना है कि मैथिल कोकिल किसको कहा गया है? तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा गया है। किस रचना के बाद? पदावली की रचना के बाद इनको मैथिल कोकिल कहा गया। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आया हुआ है। इस रचना के बाद शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनय जयदेव की उपाधि दी। यानी शिव सिंह ने विद्यापति इस रचना के बाद शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनय जयदेव कहा है, जयदेव की उपाधि दी। और अभिनय जयदेव की जो उपाधि है वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि रचना के बाद शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनय जयदेव की उपाधि दी और उसको 14 ग्राम भेंट किए थे। यानी जो शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनय जयदेव की उपाधि किसने दी? तो शिव सिंह ने दी। किसको दी? तो विद्यापति को दी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। अभिनय जयदेव की उपाधि किसको दी गई? तो विद्यापति को दी गई है। विद्यापति का जन्म भक्ति काल की समय सीमा में हुआ है। यानी इनका जन्म तो भक्ति काल के समय सीमा में हुआ है, परंतु ये आते किसमें है? आदिकाल में। इसलिए इन्हें आदिकाल तथा भक्ति काल के मध्य का क्या कहा गया है? संधि कवि कहा गया है। किसको? विद्यापति को। आदिकाल और भक्ति काल के मध्य का संधि कवि कहा गया है विद्यापति को। शुक्ल ने इन्हें आदिकाल में माना। विद्यापति आदि गीतकार भी कहलाए। रामचंद्र शुक्ल ने इसको किसमें मानते हैं? विद्यापति को आदिकाल में ही मानते हैं। विद्यापति आदि गीतकार भी कहलाए। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप के कवि तथा जातीय कवि का। इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप के कवि और जातीय कवि कहा है। किसको? विद्यापति को। विद्यापति ने संस्कृत में कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं? कुल 11 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें प्रसिद्ध है शैव सर्वस्व सार, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, भू परिक्रमा, लिखनावली, पुरुष परीक्षा। ये सारी इंपॉर्टेंट है और सारी आपको याद रखनी है। शैव सर्वस्वसार, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, भू परिक्रमा, लिखनावली और पुरुष परीक्षा। पदावली को शुक्ल ने श्रृंगारिक रचना मानी। इन्होंने विद्यापति को श्रृंगारिक कवि माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि विद्यापति को श्रृंगारिक कवि माना किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और उनकी पदावली को कौन सी रचना मानी? तो पदावली को श्रृंगारिक रचना माना है। और विद्यापति को श्रृंगारिक कवि भी कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। वो निराला ने क्या माना है? पदावली को नागिन की लहर माना है। आगे चलकर सूरदास जी के पदों पर पदावली का भी प्रभाव देखा गया है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि विद्यापति के पदों का, यानी जो पदावली है उसका आगे चलकर किस पर प्रभाव देखा गया है? तो सूरदास पर देखा गया है। ग्रियर्सन तथा नगेंद्र नाथ गुप्त ने इसे रहस्यवादी कवि कहा है। ग्रियर्सन ने और नगेंद्र नाथ गुप्त ने विद्यापति को क्या कहा है? रहस्यवादी कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को रस सिद्ध का वाक कवि कहा है। किसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ग्रियर्सन और नगेंद्र ने क्या कहा है? रहस्यवादी कवि कहा है। किसको? विद्यापति को। पदावली में शिव, गंगा, दुर्गा, जानकी का मंगलाचरण किया गया है। इसमें राधा व कृष्ण का लौकिक स्त्री के रूप में चित्रित है। यानी राधा कृष्ण का विद्यापति के पदावली के अंदर राधा व कृष्ण का लौकिक स्त्री पुरुष के रूप में चित्रण किया गया है। कुछ विद्वानों ने इसे भक्तिपरक रचना बताया, जिस पर शुक्ल ने व्यंग किया कि आध्यात्मिक चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। यानी रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के बारे में क्या, विद्यापति की पदावली के बारे में क्या कहा है कि शुक्ल ने व्यंग किया कि आध्यात्मिक चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं।
अब इसमें आपको ये याद रखना है, सिर्फ पूरा कथन याद नहीं रखना है। चश्मा कौन पहनेगा? शुक्ल पहनेगा, इंपॉर्टेंट सबसे पहली बात। इसके बाद जहाँ चश्मे आए वहाँ हमको क्या जोड़ना है? विद्यापति जोड़ना है। क्या जोड़ना है हमको? विद्यापति जोड़ना है। चश्मे कौन पहनेगा? शुक्ल पहनेगा। और शुक्ल, चश्मे कौन पहनेगा? तो शुक्ल पहनेगा। और चश्मा अगर शब्द आए तो उसको हम ध्यान रखेंगे विद्यापति के बारे में कहा गया कथन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पदावली के 945 पदों का संकलन डॉक्टर नगेंद्र नाथ गुप्त ने विद्यापति पदावली में किया। इसके पदों को गाते हुए चैतन्य महाप्रभु क्या होते हैं? मूर्छित यानी बेहोश हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु मूर्छित या बेहोश हो जाते हैं। अब तक पदावली के 3 संस्करण मिले हैं जो निम्नलिखित है। एक तो मिथिला से मिला जो तालपत्र पर लिखा हुआ है, एक नेपाल संग्रहालय में सुरक्षित है, और एक कवि लोचन से राग तरंगिणी नाम से संकलित किया गया। यानी 3 संस्करण मिले हैं। मिथिला से मिला, नेपाल से मिला, और कवि लोचन ने राग तरंगिणी नाम से इसको संकलित किया। विद्यापति को उपाधियाँ वेरी मोस्ट याद रखना है। कवि शेखर, कवि कंठहार, खेलन कवि, सरस कवि, राज पंडित कवि। इनमें से कवि कंठहार, खेलन कवि और कवि शेखर ये तीनों पूछी जा चुकी है। कवि शेखर, कवि कंठहार और खेलन कवि, सरस कवि, राज पंडित कवि, ये सब विद्यापति को उपाधियाँ मिली हुई है। विद्यापति ने कीर्तिलता 1380 ईस्वी और कीर्ति पताका 1403 की रचना अवहट या परिष्कृत अपभ्रंश में की है। यानी कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों ही कौन सी भाषा में है? अवहट भाषा में है। इन्होंने अवहट को क्या कहा है? देसिक बैना या देसिल बैना कहा है। देसिक बैना जहाँ भी शब्द है आपको याद रखना है, इसमें विद्यापति है, विद्यापति ने कहा है ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को भ्रंग भ्रंगी संवाद पर आधारित माना है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को भ्रंग भ्रंगी संवाद पर अब यहाँ कंफ्यूज करेंगे कीर्ति पताका को देखे, हमको सिर्फ याद रखना है कीर्तिलता, भ्रंग भ्रंगी संवाद। एक संवाद और अगर आपको याद आ रहा हो तो रासो साहित्य में पढ़ा था हमने, शुक शुकी संवाद, वो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना था। किसके लिए माना था? पृथ्वीराज रासो के लिए माना था। इस तरीके से जो सिमिलर चीज़ें आती है, अगर आप मेरे नोट्स बना रहे हैं इसको देखकर, तो वो सिमिलर चीज़ें आप जहाँ मैं बताती जाती हूँ वहाँ हैंड टू हैंड साथ में लिखते जाइए, ताकि आपको पन्ने पलट के नहीं देखना पड़े कि पीछे से क्या पढ़ा था और ये सेम चीज़ आ रही है। कोई रचना भी आए सेम, वो भी आप साथ में लिखिए, और कुछ भी आए तो आप चीज़ें सेम जो चीज़ आती है वो साथ के साथ लिखते जाइए। ये 4 पल्लवों में है, जिसमें तिरहुत के राज्य का वर्णन है, यानी विद्यापति के तिरहुत का राज्य के वर्णन है, और इसमें कहानी भी कहा जाता है। इसमें कीर्ति सिंह का वर्णन है, कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। प्रारंभिक हिंदी गद्य साहित्य। अब हम गद्य साहित्य पढ़ेंगे, लौकिक साहित्य हम कंप्लीट कर चुके हैं। हिंदी गद्य साहित्य, राउल वेल, इसकी रचना 10वीं शताब्दी में रोड़ा कवि ने लिखी। इंपॉर्टेंट है, 10वीं शताब्दी याद रखना है। राउल वेल 10वीं शताब्दी में रोड़ा कवि ने रचना लिखी है। इसमें राउल क्या है? नायिका। अभी राउल नाम देखते हैं हम ये सोचेंगे ये कोई नायक का नाम है, लड़के का नाम है, लेकिन ये लड़का नहीं है, ये लड़की है, इसलिए इसको क्या मानना है हम? नायिका। और नायिका के किसका वर्णन है? नक्शिक सौंदर्य का वर्णन सबसे पहले पद्य में फिर गद्य में आता है। और ये चंपू काव्य है, तो चंपू काव्य क्या क्या होता है? गद्य पद्य मिश्रित रचना है ये। हिंदी का पहला चंपू काव्य माना जाता है राउल वेल। यह रचना शिलांकित कृति पर आधारित है। ये प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के बम्बई में सुरक्षित है। इसमें कुल 7 भाषाओं का प्रयोग देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है? राउल वेल की रचना 10वीं शताब्दी में है, रोड़ा कवि ने लिखी है। राउल नायिका है, नायिका के नक्शिक सौंदर्य का वर्णन है। नक्शिक सौंदर्य इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। चंपू काव्य है, इंपॉर्टेंट है, शिलांकित कृति पर लिखा गया और 7 भाषाओं का प्रयोग किया गया, परंतु राजस्थानी मिश्रित ब्रज अपभ्रंश की है। इसमें उपमा, रूपक, श्लेष अलंकारों का इसके अंदर क्या है? प्रयोग है। गणपति चंद्र गुप्त ने इसको कौन सी शताब्दी माना है? राउल वेल की 11वीं शताब्दी, लेकिन मान्य कौन सी होगी? 10वीं शताब्दी ही मान्य होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये कौन सी शताब्दी का है? तो ये 12वीं शताब्दी का है। इसकी रचना 1154 में दामोदर शर्मा ने की। याद रखना, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा। ये प्रसिद्ध गायकवाड़ राजा गोविंद चंद्र के राज्य में सभा पंडित थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बनारस के आसपास के क्षेत्रों की भाषा का इसमें उल्लेख किया है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कौन से क्षेत्र का उल्लेख किया गया? तो बनारस के क्षेत्र, आसपास के क्षेत्र की भाषा का उल्लेख किया है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तीसरा हम पढ़ेंगे वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी से है। शताब्दियाँ तीनों की याद रखनी है। रोड़ा कवि 10वीं शताब्दी, इसकी 12वीं शताब्दी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की, और वर्ण रत्नाकर की 14वीं शताब्दी। इसकी रचना 1325 ईस्वी में ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने की है। राउल वेल की रोड़ा कवि ने की है, जबकि वर्ण रत्नाकर की
ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने और उक्ति व्यक्ति प्रकरण की दामोदर शर्मा ने की है। तीनों के कवि शताब्दियाँ तीनों याद रखने हैं, आए हुए क्वेश्चन है ये। 1940 में इस रचना का संपादन हुआ। बबुआ मिश्र तथा सुनीति कुमार चटर्जी ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से करवाया। यानी वर्ण रत्नाकर का जो संपादन हुआ वो किससे करवाया था? तो बबुआ मिश्र और सुनीति कुमार चटर्जी ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से करवाया था। किसने? बबुआ मिश्र ने और सुनीति कुमार चटर्जी ने करवाया था वर्ण रत्नाकर का। वर्ण रत्नाकर कौन सी भाषा में है? मैथिली भाषा में है। इसकी तुलना संस्कृत की मानसो उल्लास से की जाती है। ये 8 कल्लोल है। ये मैथिली गद्य की पहली रचना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथिली गद्य की पहली रचना कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। और इसी से एक क्वेश्चन रिलेटेड है, मैथिली पद्य की कौन सी रचना है? तो पदावली, क्योंकि विद्यापति की जो पदावली है वो पद्य भाषा में है, पद्य भाषा में है, लेकिन पदावली पद्य में है, लेकिन है कौन सी भाषा? तो मैथिली भाषा है। वो मैथिली पद्य की रचना है और ये मैथिली गद्य की रचना है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। गद्य की पूछे मैथिली गद्य तो वर्ण रत्नाकर, और मैथिली पद्य की पूछे तो पदावली। और ये एक व्याकरणिक ग्रंथ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा ग्रंथ है? ये एक व्याकरणिक ग्रंथ है। कौन सा? वर्ण रत्नाकर व्याकरणिक ग्रंथ है। इसके बाद आदिकाल की प्रवृत्तियाँ। आदिकाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पर विशेषताएँ चल रही है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। अब जो भी अब तक के 6 साहित्य में हमने जो भी पढ़ा है, सिद्ध, नाथ, जैन, लौकिक, गद्य और रासो साहित्य, इन सब में हमने क्या क्या देखा, इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, वही सारी हम आदिकाल की विशेषताएं पढ़ेंगे। क्योंकि प्रवृत्तियों से विशेषताओं से एक क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर में मेंशन कर रखा है, इसलिए आप इसकी विशेषताओं को बहुत ध्यान से क्लियर कीजिएगा अपने दिमाग में। इसमें राष्ट्र प्रेम की भावना का क्या था? अभाव था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यही वो उलझाता है क्वेश्चन को कि राष्ट्र प्रेम की भावना होती है, क्योंकि हम पृथ्वीराज रासो को पढ़ते हैं, हम बीसल देव रासो को पढ़ते हैं, तो हम सोचते वीरता की भावना थी उनमें, लेकिन उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना का बिल्कुल अभाव था। यानी राष्ट्र प्रेम बिल्कुल संकुचित भावना थी। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बिल्कुल आपको याद रखनी है, क्योंकि यही उलझाएगा वो आपको क्वेश्चन एग्जामिनर। उपदेशात्मक रचनाएं लिखी गई, योग साधना पर बल दिया गया। कौन देते हैं योग साधना पर बल? नाथ। कनफटे साधु कहलाते थे, याद आया आपको? युद्धों का इसमें सजीव चित्रण किया गया, बिल्कुल पृथ्वीराज रासो में, बीसलदेव रासो में, कुमान रासो में सजीव चित्रण किया गया है। डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल पृथ्वीराज रासो, डिंगल पिंगल शैली। पिंगल पूर्वी राजस्थान में और डिंगल पश्चिमी राजस्थान में। मनोरंजनात्मक रचनाएं लिखी, किसने लिखी थी मनोरंजनात्मक? हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, अमीर खुसरो ने लिखी है। गुरु को महत्व दिया गया है, सिद्धों ने, नाथों ने गुरु को महत्व दिया है, सिद्धों के तंत्र मंत्र साधना को अपनाया है, कवि राजाओं के आश्रय में रहे हुए हैं, प्रारंभिक गद्य रचनाएं देखने को मिलती है इसके अंदर। आदिकाल में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, जो इसमें कितनी मात्राएं हैं? कुल 15 मात्राएं। एक हम हिंदी में काव्यशास्त्र में पढ़ते हैं चौपाई, ये छंद अलग है और ये चौपाई छंद अलग है। चौपाई छंद में 15 मात्राएं होती है और चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, इसलिए चौपाई है, इसको इनमें कन्फ्यूज मत होना। और ये सिर्फ आदिकाल में इसका प्रयोग किया गया है। शुक्ल के अनुसार जैसे गाथा या गाहा छंद प्राकृत भाषा का आभास दिलाता है, वैसे ही दोहा या दूहा छंद अपभ्रंश का आभास मिलता है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट इस कथन है रामचंद्र शुक्ल का, और ये आपको याद रखना है। इसमें याद रख लो, गाथा और दोहा किस में आएगा? रामचंद्र शुक्ल के इसमें आएगा। आदिकाल में राष्ट्र प्रेम की भावना का अभाव था, राष्ट्र प्रेम का संकुचित रूप देखने को मिलता है। ये हमारा आदिकाल बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आज हमने लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य कंप्लीट किया है। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2-3 बार इसको रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सारा पढ़ चुके हैं हम। जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर से जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। और जितने भी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, वो प्लीज़ हिंदी साहित्य इतिहास को याद करने की बिल्कुल कोशिश कीजिए। जो लेडीज़ घर में काम करते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है, जो हाउसवाइफ है लेकिन अपने सपने को साकार करना चाहती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर की किसी की भी वो तैयारी करना चाहती है, तो वो प्लीज़ काम करते करते भी आप मेरी वीडियो को सुने। शायद आवाज़ ही कान में जाने से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है। एक वीडियो को अगर आप 4 से 5 बार भी देखोगे तो आपको वो चीज़ कान में सुनाई देने लग जाएगी आवाज़, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। मैंने भी ऐसे ही याद किया है और आप भी ऐसे ही इसको याद कीजिए। ओके, थैंक यू।